नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गनी वनक्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं प्रतीक बुराड़े भाई मुंबई से। और आज का मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज की जो मूवीज हैं बॉलीवुड की, वो ऐसा लग रहा है साउथ नॉर्थ ऑडियंस की बजाय बॉलीवुड मूवी साउथ ऑडियंस के लिए बना रहा है। आखिर ये चेंज क्यों आ रहा है और कहाँ जाना चाहता है बॉलीवुड इस चेंज के साथ में? क्या वो नॉर्थ की बजाय साउथ को केटर करना चाहता है, या कुछ कोइंसिडेंसेस हुए हैं, या कुछ अलग सी कहानी चल रही है? प्रतीक भाई, ओवर टू यू जी। सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। देखिए, इसमें बहुत सारे पहलू हैं इस बात के। सबसे पहले अगर शुरुआत अगर हम करें तो पिछले 2-3 वर्षों में हमने देखा है कि बॉलीवुड के कितने बुरे हालात रहे हैं और अभी इस वर्ष भी ये जो ज़बरदस्ती कुछ फ़िल्मों को हिट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी भी सच्चाई सब जानते हैं कि किस प्रकार से पूरा पीआर मशीनरी लगाकर उनको ज़बरदस्ती हिट दिखाने का प्रयास किया गया, या इवन कुछ टॉप ब्रांड्स वगैरह के माध्यम से कहीं पर टिकट परचेस करवाए जा रहे हैं, कहीं पर फैन क्लब्स के माध्यम से, तो कहीं पर इंडस्ट्री के अंदर के ही लोग टिकट परचेस कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हमने देखी, तो जो ज़बरदस्ती हिट या हाइप बनाने का प्रयास ये अपनी इंडस्ट्री को लेकर कर रहे हैं। और ये पिछले लगभग 3-4 वर्षों से हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड में ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, या जो राष्ट्रवादी विचारधारा की जो कुछ फ़िल्में, चाहे वो उरी हो या परमाणु का उदाहरण ले लीजिए या तानाजी का उदाहरण, ऐसी कुछ गिनी-चुनी ही अच्छी फ़िल्में बनी हैं बॉलीवुड में, वो सक्सेसफुल हुई और उनके सामने जो ये प्रोपेगेंडा फ़िल्में ये लोग लेकर के आए थे, वो लगातार फ्लॉप हो रही थी और पिछले 2-3 वर्षों में तो पूर्ण रूप से जनता का मन ही एक प्रकार से इंडस्ट्री से उठ गया था। तो इसके बाद में इन्होंने अपनी थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज की, ऐसा मुझे लगता है। हालाँकि इसमें भी बहुत सारे पहलू एक-एक करके हम चर्चा करेंगे। अब दक्षिण भारत की फ़िल्मों की अगर हम बात करें तो आप देख लीजिए, सबसे पहले तो इसमें 4 फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ है। एक तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम। ये 4 इंडस्ट्रीज़ दक्षिण भारत में हैं और पूरे देश भर में जिस इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा प्रेम मिलता है भारत में, तो वो तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री है। बिना किसी संशय के, इसमें किसी को 1% भी संशय नहीं होना चाहिए। तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री को ही आप इसके कई उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे कि जो मूवी चैनल्स है टीवी पर आने वाले सैटेलाइट चैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ। उनमें जितने मूवी चैनल्स हैं, उनमें ज़्यादातर समय तो डब्ड मूवीज़ चलती रहती है, और दक्षिण भारत की डब्ड मूवीज़ होती है, हिंदी में डब की हुई। पर उनमें लगभग 90 टू 95% फ़िल्में तेलुगु फ़िल्में होती है। तमिल, मलयालम या कन्नड़ा फ़िल्में ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। तेलुगु फ़िल्मों के ही डब्ड वर्ज़न ज़्यादातर सैटेलाइट चैनल्स, मूवी चैनल्स पर चलते रहते हैं, या इवन यूट्यूब पर भी कई सारे ऐसे चैनल हैं जो दक्षिण भारत की फ़िल्मों को हिंदी में डब करके यूट्यूब पर रिलीज़ करते हैं। उनमें भी लगभग 90 टू 95% कंटेंट आपको तेलुगु फ़िल्मों का, जिन पर 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन, 300 मिलियन व्यूज़ भी कुछ मूवीज़ पर आए हुए हैं। और सैटेलाइट चैनल्स की बात करें तो वो तो भाई उन्हें एडवर्टाइज़मेंट्स चाहिए, ज़्यादा ट्रैफ़िक चाहिए दर्शकों की, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि वो उन्हीं फ़िल्मों को दिखाएँगे जिन्हें जनता देखना चाहती है। तो इसी से हमें पता चलता है कि तेलुगु फ़िल्मों को देश भर से कितना प्रेम मिला है। और पिछले 5-6, 6-7 वर्षों को आप ट्रैक देखिए, तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री ने जितनी फ़िल्मों को, जो बड़ी मेनस्ट्रीम फ़िल्में रही है, उनको हिंदी में डब करके जो रिलीज़ किया है, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। इनमें बाहुबली, आरआरआर सबसे मुख्य है, पुष्पा का भी हम उदाहरण दे सकते हैं। और इसी के अगेंस्ट तमिल फ़िल्म इंडस्ट्री ने, मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री ने भी कुछ फ़िल्मों को हिंदी में डब करके रिलीज़ किया था, पर वो असफल रही, पूर्ण रूप से असफल रही। इवन बड़े-बड़े एक्टर जैसे कि विजय, जिनको बड़ा एक्टर कहा जाता है तमिल फ़िल्म इंडस्ट्री का, उनकी फ़िल्में भी बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी नहीं चली हिंदी में, या मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री से भी कुछ बड़ी फ़िल्में आई थी, वो बिल्कुल भी पूर्ण रूप से जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। कन्नड़ा इंडस्ट्री की कुछ फ़िल्में बॉक्स ऑफिस पर, केजीएफ का हम उदाहरण दे सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेंस है, प्रेम है जिस इंडस्ट्री के लिए, वो तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए हमें देश भर में देखने को मिलता है। इसके पीछे कारण क्या है देखिए, तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री हमेशा से अपने रूट्स से, अपने कल्चर से जुड़ी रही है। वहाँ पर पौराणिक हो, सांस्कृतिक हो, ऐतिहासिक हो, हमारे वीरों पर, संतों पर हमेशा फ़िल्में बनती रही है। एनटीआर गारू जो तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े कलाकार रहे हैं, उन्होंने 30 से अधिक फ़िल्मों में पौराणिक पात्र प्ले किए हैं। तो ये हमेशा से वहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और ऐसी जो सांस्कृतिक फ़िल्में हैं, वो हमेशा से वहाँ पर सफल भी रही है। और इन फ़िल्मों के सफल होने के कारण अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस के पास में, जो अब लोग अपने रूट्स को, कल्चर को समझते हैं, उनके पास में पैसा भी रहा है और वो वैसे कंटेंट में इन्वेस्ट भी करते आए हैं। इसी के अगेंस्ट तमिल और मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री को अगर आप देखेंगे, तो बॉलीवुड भी आपको, जो प्रोपेगेंडा कंटेंट की हम बात करते हैं या एक वामपंथी विचारधारा वाले कंटेंट की हम बात करते हैं, तो बॉलीवुड भी आपको बहुत छोटा लगेगा। उससे भी कई गुना ज़्यादा प्रोपेगेंडा आपको तमिल और मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। क्योंकि वहाँ पर वामपंथी फ़िल्म मेकर्स का पूर्ण रूप से एक वर्चस्व हो गया है। केरला में तो कम्युनिस्ट विचारधारा की सरकार काफ़ी लंबे समय से रही है।
तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी द्रविडियन विचारधारा की सरकार है, तो उनका फ़िल्म इंडस्ट्री पर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है और विशेषतः पिछले 8-10 वर्षों में ये इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है और वे खुलेआम अगर आप फ़िल्मों की थीम देखेंगे तमिल और मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री की, तो वे बिल्कुल हिंदू विरोधी मानसिकता की या जो कुछ भी वामपंथी एजेंडाज़ होते हैं, उनको स्प्रेड करने वाली तमिल और मलयालम फ़िल्में आपको देखने को मिलेगी। अब इसके बाद में बॉलीवुड में आप अगर देखेंगे पिछले 2-3 वर्षों में जो रीमेक बने हैं, उनमें आप देखना ज़्यादातर तेलुगु फ़िल्मों की ही रीमेक आपको देखने को मिलेंगे। कुछ तमिल फ़िल्मों की भी रीमेक बने हैं। पर जो ज़्यादातर तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ में जुड़ने का अधिक प्रयास आपको देखने को मिलेगा। कुछ बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउस है बॉलीवुड के, वे तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री में कुछ फ़िल्मों में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। वहाँ के किसी कलाकार को लेकर अपनी फ़िल्म में वो भले ही कैमियो के लिए ही सही, पर उनको लेने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनकी फ़िल्में चल जाएँ। अब पर्टिकुलरली जैसे अभी हाल ही में जवान रिलीज़ हुई है, उसकी अगर हम बात करें, तो उसके जो डायरेक्टर है एटली, वो तमिल फ़िल्म इंडस्ट्री से हैं। और उन पर इससे पहले भी तथ्यहीन बातें करके प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के आरोप लगे हुए हैं। जैसे कि मर्सल फ़िल्म की हम बात करें, तो उसमें एक डायलॉग था, उस समय भी काफ़ी चर्चा हुई थी 2017-18 में जब 17 में वो रिलीज़ हुई थी, तो बहुत चर्चा उस समय हुई थी उस फ़िल्म के बारे में। बहुत लोगों ने आलोचना की थी उस सीन की। उसमें कहा गया था कि सिंगापुर में तो केवल 7% टैक्स है, फिर भी वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा इतनी बढ़िया है। भारत में तो 28% जीएसटी लेती है सरकार, पर यहाँ पर तो बिल्कुल भी स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं है। अब ये कितनी तथ्यहीन बात है। जीएसटी की बात करें तो जब तक वैट था, वो तो 13.5 से 14.5% था। जीएसटी आने के बाद में जितनी भी मूलभूत जीवनावश्यक वस्तुएँ हैं, उन पर 5 से 6% टैक्स है और जो लग्ज़रियस आइटम्स हैं, उन पर 18% टैक्स है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है और अगर हम सोशल वेलफेयर स्कीम्स की बात करें, समाज के अलग-अलग वर्गों के लिए, तो भाई पूरे विश्व में भारत जैसा दूसरा कोई देश देखने को नहीं मिलेगा, जहाँ पर इतनी सारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाती हो। इवन माइनॉरिटी अपीज़मेंट के लिए भी जो स्कीम्स चलाई जाती है। आप स्वास्थ्य विभाग में भी जो हमें पिछले कुछ समय में सुधार देखा है, सरकार के द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाना 5-5 लाख का, वो भी करोड़ों परिवारों को अभी मोदी सरकार ने दिया था। ₹1 में जीवन बीमा देने की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, करोड़ों लोगों को फ्री में राशन देने की बात हो, ये तो पूरे विश्व में किसी भी दूसरे देश में देखने को नहीं मिलेगा। पर फिर भी एटली ने वो उनका एक जो भी एजेंडा रहा होगा, उसके लिए वो मरसल में वैसा डायलॉग था, जवान में भी वही सारी बातें हम देख सकते हैं। तो ये बातें हमें जब केवल ये दक्षिण साउथ, नॉर्थ वगैरह इनमें ना जाकर एक पर्टिकुलरली हमें समझना चाहिए कि कहाँ पर किस विचारधारा के फ़िल्म मेकर्स हैं, वे किस बात कौन-सी बातें दिखा रहे हैं और तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री की भी बात करें, तो वहाँ पर भी पिछले 2-3 वर्षों में जो ये वोक या वामपंथी फ़िल्म मेकर्स हैं, वो कुछ-कुछ कंटेंट बना रहे हैं। उसके भी अगर चाहे तो मैं उदाहरण दे सकता हूँ। तो ये इन्फ्लुएंस तो धीरे-धीरे बढ़ रहा है। पर आशा करते हैं कि तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री जो बची हुई है, इससे अधिकतर वो बची रहे आने वाले समय में भी। जी। अब एक चीज़ और है, वहाँ पे कलेक्शन ज़्यादा होता है, मैंने सुना है साउथ में कंपेयर्ड टू नॉर्थ मूवीज़ का। शायद इसलिए भी बॉलीवुड उधर जाने की कोशिश कर रहा है? कलेक्शन की जहाँ तक बात है, तो बिल्कुल, बॉलीवुड की फ़िल्में पूरे देश भर में रिलीज़ होती है, हिंदी में रिलीज़ होती है, जो देखने वाली दर्शक भी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा है, बड़ी है। सभी राज्यों में रिलीज़ किया जाता है, पर फिर भी उनका कलेक्शन आप देख लीजिए। अभी तो हाल ही में ये कुछ भी मनगढ़ंत बढ़ा चढ़ाकर जो फ़िल्में पहले 100, सवा 100, 150 करोड़ तक बड़ी मुश्किल से पहुँचती थी, आजकल अचानक से ये लोग हज़ार-हज़ार करोड़ की बातें फेंकने लग गए हैं, जो कुछ भी है। पर आप देख लीजिए आज से बस 2-3 वर्ष पहले तक भी आप देखिए बड़ी मुश्किल से 100, 150 करोड़ का कलेक्शन बड़ी से बड़ी हिट फ़िल्मों का या 200 करोड़ तक पहुँचती थी। पर अभी आप इसी के अगेंस्ट दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे, तो वहाँ पर फ़िल्मों का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता रहा है। केवल 1 स्टेट में या 2 स्टेट में केवल फ़िल्म फ़िल्म रिलीज़ करके भी। जैसे कि तेलुगु फ़िल्मों की बात हो तो अभी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में तेलुगु फ़िल्में रिलीज़ होती है। पर वहाँ पर आप देखिए सिंगल स्क्रीन्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। थिएटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। छोटे से छोटे गाँव में, बहुत रूरल एरिया में भी थिएटर्स का जो जाल है वो बिछा हुआ है, क्योंकि हमेशा से वहाँ पर फ़िल्मों को सेलिब्रेट किया जाता रहा है। और कोई भी बुक माई शो पर भी जाकर के देखेगा तो वहाँ पर स्क्रीन्स की जो संख्या है, वो बहुत बड़ी होती है। सीटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, लगभग 3 से 4 गुना सीटिंग कैपेसिटी वहाँ पर एक-एक स्क्रीन की होती है। इसी के अगेंस्ट आप हम उत्तर भारत में देखें, जो बड़े-बड़े मल्टीप्लेक्स है या इवन सिंगल स्क्रीन थिएटर्स की भी जो सीटिंग कैपेसिटी है, वो उनसे 2-3 गुना कम होती है। तो वहाँ पर शोज़ भी ज़्यादा है, थिएटर्स भी ज़्यादा है, सीटिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है, बहुत सारे उसके पहलू, और हमेशा से फ़िल्मों को सेलिब्रेट भी किया जाता रहा है। तो ये उसके पीछे के कारण है कि वहाँ पर फ़िल्मों का कलेक्शन हमेशा से ज़्यादा रहा है। अब दूसरा जो आपका प्रश्न था कि क्या बॉलीवुड इस कारण से वहाँ पर जा रहा है? तो मुझे ऐसा नहीं लगता। ये बॉलीवुड जितना, मतलब जिस प्रकार की इनकी स्ट्रैटेजी है, इतनी, मैं तो यही कहूँगा कि इससे ज़्यादा गिरी हुई मानसिकता मैंने किसी इंडस्ट्री में नहीं देखी है। ये लोग
फ़िल्में की मतलब इनका मैं हमेशा से कहता हूँ कि फ़िल्में बिज़नेस के लिए ये लोग नहीं बनाते हैं और ना ही इनको बिज़नेस से कोई मतलब रहा है। इनका हमेशा से उद्देश्य रहा है कि ये कुछ न कुछ अपना प्रोपेगेंडा, कोई वोक एक्टिविज़्म, कुछ एक्टिविज़्म इनको करना होता है, वही इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। और कुछ दक्षिण भारत के कलाकार जैसे कि प्रभास का भी हम उदाहरण दें, तो बॉलीवुड ने उन प्रभास को लेकर भी जो कुछ फ़िल्में बनाई पिछले 2-3 वर्षों में चाहे आदिपुरुष का हम उदाहरण दे सकते हैं, राधेश्याम में भी बॉलीवुड के एक प्रोडक्शन हाउस का पैसा था। साहो तो मेरे अनुसार जितना तेलुगु फ़िल्म ही थी। पर देख लीजिए आज प्रभास के मतलब पता नहीं कैसे उन्होंने उसकी इमेज खराब करने के लिए क्या कारण था पता नहीं, पर आप देख सकते हैं पिछले 2-3 वर्षों में किस प्रकार से पूरा एक मज़ाक उड़ाया जा रहा है सिस्टमैटिक वे में प्रभास का। और मैं देख रहा हूँ कि बॉलीवुड का जो इकोसिस्टम है, इनके कुछ फैन पेजेस हो या इनकी जो पपेट मीडिया है, वो एक सिस्टमैटिक वे में जैसे टारगेट कर रही हो या प्रभास का मज़ाक उड़ा रही हो, ये हमें देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ इनके जो सो कॉल्ड स्टार्स और सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ हैं इंडस्ट्री के, उनकी प्रशंसा करते हुए वो कितने महान हैं क्या-क्या नहीं उनकी प्रशंसा करते हुए वो आर्टिकल्स पर आर्टिकल्स लिख रहे हैं, उनको प्रमोट किया जा रहा है एक सिस्टमैटिक वे में। तो ये इंडस्ट्री कर रही है। जी, एक चीज़ आपने और नोटिस की अगर मैं बोलूँ जैसे प्रभास की बात कर लें, आपने प्रभास का नाम उठाया। नॉर्थ में मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो प्रभास को नहीं जानता होगा। रीज़न बिल्कुल। बीइंग बाहुबली, राइट? पर अगर मैं साउथ की बात करूँ, हम नर्मदा नर्मदा के साउथ में जाकर अगर हम बात करें, तो शायद बहुत से ऐसी फैमिलीज़, ऐसे लोग, ऐसी कम्युनिटीज़ मिल जाएँगी जो खान्स में से किसी को नहीं जानती होंगी कि ये कौन-सा खान है, अच्छा ये कौन-सा खान है? बिकॉज़ ये क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, साउथ में जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को शायद एस्टैब्लिश करने की भी कोशिश कर रहे हो, बट इनकी एक्सेप्टेंस नहीं है वहाँ पर। ऐसा क्यों? देखिए, बॉलीवुड का एक्सेप्टेंस तो उत्तर भारत में ही नहीं है। इनको कौन पूछता है? ये अपनी फ़िल्मों को हिट दिखाने के लिए ज़बरदस्ती कैसे-कैसे प्रोपेगेंडा चलाते हैं, क्या-क्या नहीं करते। इन पर मनी लॉन्ड्रिंग हो या फिर प बाहर से अंडरवर्ल्ड से पैसे लेने की बातें हो या जो कुछ भी इनके रीज़न्स रहे हैं, हमेशा से इन पर कितने-कितने आरोप लगते रहे कि अपनी फ़िल्मों को हिट दिखाने के लिए क्या-क्या नहीं करते। और इनकी जो आप कथित बड़ी फ़िल्मों को ये जो बॉलीवुड में सेलिब्रेट भी किया जाता है ना, जिन फ़िल्मों को हिट कहकर, उन फ़िल्मों को भी आप देख लीजिए कै उनमें कहीं न कहीं पर आपको कुछ न कुछ प्रोपेगेंडा देखने को मिलेगा। आप 2004 से 14 के बीच में कई सारी फ़िल्मों के उदाहरण दे सकते हैं, चाहे आप रंग दे बसंती का उदाहरण ले लीजिए या फिर हैदर का उदाहरण ले लीजिए, पीके का उदाहरण ले लीजिए, जिन फ़िल्मों को ये सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। जनता में आपको ग्राउंड लेवल पर उन फ़िल्मों को लेकर प्रेम नहीं दिखेगा, पर ये इनके इकोसिस्टम के माध्यम से उनको ज़बरदस्ती सेलिब्रेट किया जाता है। तो इनकी एक्सेप्टेंस तो भाई कहीं पर भी नहीं है। कुछ एक जो कहा कहा जाता है ना कि बॉलीवुड अपना जो कंटेंट है वो कुछ साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे के लोगों को उद्देश्य करके कुछ एक एलीट क्लास के लिए केवल जैसे वो फ़िल्में बनाता हो, ये इनके हालात है। आप ग्राउंड लेवल पर गाँव में जाकर के देख लीजिए, मध्यम वर्गीय परिवारों में जाकर के देख लीजिए, अभी पिछले कुछ समय में जो इनका कंटेंट आया है, लोग डिसगस्टेड फ़ील करते हैं, इनका कंटेंट देखकर। तो फिर आप दूसरी तरफ से कैसे कह सकते हैं कि भाई वहाँ पर दक्षिण भारत या कहीं वो आप वहाँ पर फ़िल्में लोग देखेंगे। इनका जो कंटेंट जो हिंदी में बनाते हैं, वही ऑडियंस इनको नहीं देख रही, एक्सेप्ट कर रही, उनकी खुद की आलोचना वहाँ पर हो रही है। और दक्षिण भारत की बात करें तो वो अपने जो कलाकार हैं, वहाँ की जो फ़िल्में हैं, जो वहाँ की मातृभाषा में बनाई जाती है, उनको वो हमेशा से ही उतना प्रेम देते आए हैं। पर अगर कंटेंट अच्छा हो तो वहाँ भी फ़िल्मों को पसंद किया जाएगा, पर बॉलीवुड का कंटेंट ही ऐसा है कि लोग नहीं उसके साथ जुड़ना चाहते। अब इसका एक उदाहरण हम दे सकते हैं कि द कश्मीर फाइल्स का उदाहरण ले लीजिए। वो हिंदी में ही रिलीज़ हुई थी, डब करके थिएटर में रिलीज़ नहीं किया गया था तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा या मलयालम में। पर फिर भी उन फ़िल्मों को काफ़ी प्रेम मिला, काफ़ी उनको लोगों ने पसंद भी किया था दक्षिण भारत में। तो ये एक मेरे अनुसार कारण है। बाकी दक्षिण भारत में जाने का प्रयास ये लोग उनकी उसका उद्देश्य मुझे तो कुछ और ही लगता है। ये क्योंकि ये अपनी हिंदी फ़िल्में जहाँ पर ये बना रहे हैं, उनमें ही हमेशा अपना कुछ न कुछ एक्टिविज़्म के लिए फ़िल्में बनाते हैं, बिज़नेस तो इनका उद्देश्य होता ही नहीं है। तो वहाँ पर भी जो कुछ भी ज़बरदस्ती जुड़ने का या अपने आप को प्रमोट करने का भी प्रयास कर रहे हैं, वो बस ऊपर-ऊपर से दिखावा है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पिछले कुछ समय से इनके जो कुछ फ़ेसबुक पर फ़ैन पेजेस वगैरह जो कुछ है, मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत सिस्टमैटिक वे में जिन फ़िल्मों को जैसे प्रभास उनका नाम लिया आपने या महेश बाबू की अभी आने वाले समय में फ़िल्म आने वाली है राजामौली जी के साथ में। तो प्रभास हो, महेश बाबू हो, इनको सिस्टमैटिक वे में टारगेट किया जा रहा है, उनको मज़ाक उड़ाया जा रहा है, इस इकोसिस्टम के द्वारा। ये मैंने देखा और जब आरआरआर को भी आप इतनी सफलता इनका इन आप कह रहे हैं कि इनका एक सेट ऑडियंस है, लोग इनको प्यार करते हैं, इनकी सेट एक फॉलोइंग है और उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि प्रभास को अगर मैं याद रखूँ तो मेरे को बाहुबली के अलावा और कोई याद नहीं आता है। तो उसका वो इमेज ब्रेक करने के लिए दे आर गिविंग हिम डेलिबरेटली उल-जलूल मूवीज़, अगर मैं कहूँ तो। जानबूझकर शायद उनको उन मूवीज़ के थ्रू उनकी इमेज भी ब्रेक की जा रही है।
देखिए, ये एक कारण हो सकता है और दूसरा प्रभास ने कैसे उन फ़िल्मों को सिलेक्ट भी किया, जैसे आदिपुरुष हो, पता नहीं क्या कारण था उसे चुनने के पीछे का। इतनी घटिया फ़िल्म, कोई भी एक्टर उसको अप्रूव ही कैसे कर सकता है? अब जो कुछ भी पता नहीं क्या हुआ, उसके पीछे क्या कारण था, कैसे वो सब ब्लंडर उनसे हो गया या आने वाली भी उनकी फ़िल्में हैं, पता नहीं जानबूझकर पर फ़िल्में भी अगर हम छोड़ दें, पर इतना मैं अवश्य कह सकता हूँ कि इनकी जो पपेट मीडिया है या जो कुछ इनके फैन पेजेस वगैरह हैं, मैं जितना देख रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से कि सिस्टमैटिक वे में बॉलीवुड वर्सेस साउथ या इस प्रकार से लोगों के मन में एक भेदभाव उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को बाँटने का प्रयास कर रहे हैं। यही इन्होंने हमेशा से किया। आप याद करिए 1990 या 2000 का समय जो था बीच में, उस समय बहुत सारी दक्षिण भारत की फ़िल्में हिंदी में हिट रही है राष्ट्रीय स्तर पर। जैसे कि आप एक हिंदुस्तानी नाम की फ़िल्म रिलीज़ हुई थी कमल हसन की, इंडियन नाम की। उस समय मुझे जितना याद है मैंने सिंगल स्क्रीन थिएटर में देखा था उसे और लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था उस फ़िल्म को। उसके बाद में अपरिचित का उदाहरण ले लीजिए, अनियन जिसको काफ़ी पसंद किया जाता है, टीवी पर भी देखा जाता है। शिवाजी द बॉस का आप उदाहरण ले लीजिए। या और भी कुछ ये तो तमिल फ़िल्म है, उस समय तक वो जो द्रविडियन पॉलिटिक्स का प्रभाव है वो उतना नहीं था तमिल फ़िल्म इंडस्ट्री पर। तो इसी कारण से वो फ़िल्में उस समय काफ़ी हिट भी रही, लोगों ने पसंद भी किया था। पर बीच में आप देख लीजिए 2004 से 14 के बीच में जब कांग्रेस की सरकार आती है, तो ये कनेक्शन जैसे पूरा टूट चुका था साउथ और नॉर्थ का। एक और दरारें बीच में और खाई उत्पन्न करने का प्रयास कुछ राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया गया था। अपने आप लोगों के मन में साउथ, नॉर्थ ये और ज़हर घोलने का कुछ राजनीतिक स्वार्थ था इसके पीछे। प्रांतवाद की राजनीति थी, भाषावाद की राजनीति थी, कुछ तथाकथित सेक्युलर पार्टीज़ जो नहीं चाहते थे कि हमेशा बाँटने का ही उनका प्रयास रहा है। चाहे वो आर्यन इन्वेजन थियरी हो, द्रविडियन पॉलिटिक्स हो, साउथ और नॉर्थ को ये हमेशा से बाँटने का प्रयास करते आए हैं। तो उन लोगों के शासन में ये खाई और ज़्यादा बढ़ती गई और फिर 2014 के बाद में जब अभी मोदी सरकार आई, उसके बाद आप देख देख लीजिए सिस्टमैटिक वे में दक्षिण भारत की विशेषतः तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री की जो फ़िल्में हैं, उनका एक्सेप्टेंस बढ़ा, उनको स्क्रीन्स मिलना शुरू हुई, उनके बारे में चर्चा धीरे-धीरे शुरू हुई। मोदी जी ने भी संत रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा का जब अनावरण करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर देख लीजिए उन्होंने जो स्पीच दिया था, उसमें स्पेसिफिक उन्होंने तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री की प्रशंसा की थी कि वे कैसे अपने रूट्स से, अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। तो ये अवसर 2014 के बाद में मिलना शुरू हुआ, कहीं पर उनको स्क्रीन्स मिलना शुरू हुआ, लोगों के बीच में चर्चा शुरू हुई, पर अभी फिर से ये लोग अपनी मीडिया, पपेट मीडिया का उपयोग करके जितना मैंने जो देखा है वो मैं केवल बता रहा हूँ अपना ओपिनियन, इन्होंने अभी फिर से वही साउथ और नॉर्थ को बाँटना, बॉलीवुड वर्सेस साउथ इंडस्ट्री, बॉलीवुड वर्सेस साउथ के एक्टर्स, ये सारा उन्होंने बाँटना और ज़्यादा खाई पैदा करना लोगों में इन्होंने शुरू कर दिया अपनी पपेट मीडिया के माध्यम से। जब इन्होंने देखा कि अभी हमारी फ़िल्में फ्लॉप हो रही है, वो आगे जा रहे हैं, तो यही सब वो कर रहे हैं और ज़्यादा बाँटने का लोगों के मन में और ज़्यादा एक वैमनस्य उत्पन्न करने का, मज़ाक उड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी जवान की बात करें तो भाई उसमें तो एक क्लियरली प्रोपेगेंडा हमें देखने को मिलता है, लाल आतंकवाद का सेलिब्रेशन है और बहुत सारी जो राहुल गांधी या केजरीवाल बातें करते इसमें रहते बहुत हैं, सारे अदानी अंबानी। पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट्स भी दिए हैं, जो कभी मैं प्रतीक भाई मैंने बहुत लंबे टाइम से बॉलीवुड देखना ही छोड़ दिया क्योंकि ऐसा लगता है कि उनको देख के समय की बर्बादी है और समय से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो उसकी बजाय मैं बल्कि ये कहूंगी कि मैं कुछ और देख लूंगी, डॉक्यूमेंट्री देख लूंगी, वो नहीं देखती हूँ। बट हाँ, मैंने शाहरुख खान की मूवीज जब भी देखी हैं किसी जमाने में, कभी भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट्स नहीं होते थे। बट जवान में तो भर भर कर समीर वानखेड़े को टारगेट करते हुए, बीजेपी गवर्नमेंट को टारगेट करते हुए, इस तरीके के उनके स्टेटमेंट बहुत सटल से, मतलब वो मूवी के पार्ट में दिखा रहे हैं बट वो लग रहा था कि वो किसी को सुना रहे हैं। स्पेशली उन्होंने कहा ना, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर लेते, तो वो समीर वानखेड़े देखिए, को सुना रहे थे नहीं ये आरएसएस ये केस में। ये समीर वानखेड़े वगैरह बहुत छोटी बातें हैं। जवान के माध्यम से उन्होंने जो प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया है, वो इससे बहुत ज़्यादा भयानक है। वो लाल आतंकवाद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके साथ में फ़िल्म के एंडिंग में अगर आप देखेंगे एनएसजी कमांडोज़ पर जेल की महिला अपराधियों के द्वारा फायरिंग करवाना, एनएसजी कमांडो को अर्धनग्न करके बाहर भेजना, ये क्लियरली शहरी नक्सलवाद का प्रमोशन या उसका ग्लोरिफिकेशन था। इसके बाद में मैंने आप अगर मूवी नहीं देखेंगे राहुल गांधी और केजरीवाल, इनके जो स्पीचेस में वो बातें करते उद्योगपतियों के नाम से छाती कूटना, अदानी अंबानी के नाम से छाती कूटना, ये कहना एनपीए और राइट ऑफ को कर्ज माफी बताकर लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न करना, क्लियरली वही बातें फिल्म में भी उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है, वही सारा प्रोपेगेंडा। मैंने तो यहाँ तक कहा था जवान के रिव्यू में कि ऐसा लग रहा था जैसे एटली ने किसी दिन मनी हाइस्ट को देख लिया होगा और उसके बाद में केजरीवाल के स्पीचेस सुन लिए होंगे और फिर जो खिचड़ी उनके दिमाग में पक गई वो उन्होंने पेपर पर लिख दिया। यही जवान फिल्म है। बहुत सारे घिनौने प्रोपेगेंडा वो स्प्रेड कर रहे हैं और बाहर से दिखावा करने का प्रयास किया है कि हम जैसे किसानों के बड़ी हित की बात कर रहे हैं, पर ये जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट माइंडसेट है, ये हमेशा से गरीब, किसान, मजदूर इनकी बात करते हैं। पर गरीब, किसान और मजदूर इनका सबसे ज्यादा नुकसान विश्व में किसी ने किया है तो ये कम्युनिस्ट ही है, ये वामपंथी ही है, ये सोशलिस्ट ही है।
और वही माइंडसेट ये इस फिल्म के माध्यम से प्रमोट कर रहे हैं, बहुत सारी तथ्यहीन, भ्रामक, बिना सर पैर की बातें करके। और इवन हमारे उद्योगपति जो कंपनीज है उसके विरुद्ध भी प्रोपेगेंडा देखने को मिलता है। फिल्म के एंडिंग में 53 कंपनियों को बंद करने की मांग ये सरकार से कर रहे हैं। इन्हीं वामपंथियों ने पश्चिम बंगाल में से कैसे इंडस्ट्रीज को समाप्त कर दिया। मुंबई में अगर हम देखें तो जो गिरनी कामगार थे, लाखों लाखों गिरनी कामगारों को इन्हीं कम्युनिस्टों ने वहां पर बेरोजगार कर दिया, उन कपड़ा मिलों को बंद करके। और पश्चिम बंगाल का जो मैंने बताया, आदित्य बिरला जी को कपड़े उतार कर उनको मारा गया था, पीटा गया था। एक एक इंडस्ट्री, उनको इंडस्ट्रीज को एक एक करके समाप्त किया गया 30 वर्षों के कम्युनिस्टों के शासन में। हाल ही के समय भी हमने ऐसे कई सारे उदाहरण देखे हैं। तो ये कम्युनिस्ट तो हमेशा से ही, मेरा जितना अनुमान है, ये चाइना को अपना सर्वे सर्वा मानते हैं और चाइना अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता था। और इसी कारण से ये चाइना ने हमेशा से प्रयास किया है पिछले कुछ दशकों में कि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब ना बन पाए। और इसी कारण से भारत के वामपंथियों ने, सोशलिस्टों ने भारत को अंदर से इसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना, यहाँ पर उद्योग धंधों का विरोध करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास ना हो, इसका इन्होंने हमेशा से प्रयास किया है। और वही माइंडसेट मुझे जवान में कम से कम देखने को मिला। तो ये फिल्म जितनी हम समझते हैं उससे बहुत ज्यादा भयानक मानसिकता की है। तो ये सब बातें आज लोगों को समझने की, इसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है। जी। एक चीज और है प्रतीक भाई जो मैं चाहती थी कि आप डिस्कस करें, क्योंकि आप इस पॉइंट को काफी बार रेज करते रहे। बॉलीवुड इज ऑल अबाउट सेक्सुअलिटी, और साउथ की मूवीज में आई थिंक सेक्सुअलिटी छोड़ के बाकी सब डिस्कस कर लेते हैं। ग्लैमर होता है, सॉन्ग्स भी होते हैं, रोमांटिक सॉन्ग, बट आई थिंक उसको छोड़ के, अब जैसे मैं बाहुबली की बात करूं, एक कल्चर, एक किंगडम को सेलिब्रेट किया गया, वैल्यूज को वहां पे दिखाया गया, एथिक्स मॉरल्स की बात की गई। आरआर में भी एक अलग चीज थी, केजीएफ में भी एक अलग चीज थी। बट अगर मैं नॉर्थ की कोई भी मैं सुपर हिट मूवी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, या फिर आप वो तो खैर छोड़ दीजिए, वो फिर भी बहुत अच्छी थी। जनरली जो पिछले 10 साल में मूवीज आ रही है, इट्स ऑल अबाउट सेक्सुअलिटी, सम और द अदर फॉर्म। देखिए, इसके आप सबसे पहले तो मैं एक पिछले प्रश्न में एक बात जोड़ना भूल गया था, वो मैं ऐड करना चाहूंगा, फिर सेक्सुअलिटी पर आते हैं। आपने कहा कि शाहरुख खान की पिछली जो फिल्में हैं वे पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं थी, पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। आप पठान का उदाहरण ले लीजिए, उसमें भी आईएसआई को इंसानियत की खिदमत के लिए ज्वाइन कर रही है, इस प्रकार का डायलॉग शाहरुख खान का कैरेक्टर बोलता है। यही नहीं, वो पाकिस्तान प्रेम वगैरह भी जो हम वहां पर देखते हैं, ये एक हो गया पठान की बात। थोड़ा सा और अगर हम पीछे जाए, आप रईस का उदाहरण देख लीजिए। उसमें क्लियरली एक जितना मुझे याद आ रहा है, अब्दुल लतीफ नाम का जो आतंकी था, उसको वो वहां पर ग्लोरीफाई कर रहे हैं रईस में। उससे थोड़ा सा पीछे अगर हम जाए, माय नेम इज खान, तो 9/11 के बाद में वो मतलब पूरे विश्व को इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट देने के लिए निकल पड़ता है वो कैरेक्टर। उससे थोड़ा सा पीछे जाए तो आप चक दे इंडिया का उदाहरण ले लीजिए। फिल्म, स्पोर्ट्स फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत इमोशनल है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई भी देखेगा तो वो भावुक हो जाएगा। पर आप देख लीजिए, जो रियल घटना थी, जो जितना मुझे याद है मीर रंजन नेगी उनके जीवन से इंस्पायर्ड कहा जाता है, उसमें चेंजेस करके ये उस स्पोर्ट्स फिल्म में भी भारत को इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। पाकिस्तान वाला एंगल वहां पर डाल दिया गया है। तो ये पॉलिटिकली जो एक सटल वे में जो बातें हैं, वो कई बार ये कहने का प्रयास किया गया है। अब आते हैं सेक्सुअलिटी पर। तो देखिए, जो जिनको हम वोक फिल्म मेकर्स कहते हैं या वामपंथी फिल्म मेकर्स कहते हैं, उनके पास हमेशा से ये कुछ बेसिक थीम्स होती है। एक तो सेक्सुअलिटी को लेकर हम उनको पता होता है कि भाई जो यंग जनरेशन है, उनको अगर नेशनलिज्म से, राष्ट्रवाद से, जिससे ये लोग सबसे ज्यादा हेट करते हैं, राष्ट्रवाद को फांसीवाद कहते हैं, या जो राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार होती है, पार्टी होती है, उसका विरोध करने के लिए पूरे विश्व भर में जो वोक फिल्म मेकर्स होते हैं, इनकी कुछ पर्टिकुलर थीम्स होती है। एक तो चार बातें हम बड़ी बड़ी मीठी लगती है, सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, कम्युनिज्म और फेमिनिज्म। बड़ी मीठी लगती है ये सारी बातें, पर इनकी आड़ में आज जो कुछ विश्व भर में हो रहा है, सेक्युलरिज्म की आड़ में अगर आप देखेंगे तो माइनॉरिटी अपीजमेंट होता है, तथाकथित रूप से मेजोरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यक वाद जो है उसका हम विरोध कर रहे हैं। ये बातें ये वोक फिल्म मेकर्स के द्वारा अपनी फिल्म में थीम के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा आता है लिबरलिज्म। बाहर से तो बड़ी अच्छी लगती है सुनने में कि उदार मतवादी, सबकी बातें सुनने वाला, पर सबसे ज्यादा टॉक्सिक, सबसे ज्यादा असहिष्णु हमें ये लिबरल से देखने को मिलते हैं। वो दूसरे किसी के विचार सुनते ही नहीं। और लिबरलिज्म की आड़ में जो आपने सेक्सुअलिटी की बात की, वो उसके अंडर आती है। ये लोग बच्चों को परिवार के विरुद्ध भड़काने के लिए, पेरेंट्स के विरुद्ध, बुजुर्गों के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध भड़काने के लिए हमेशा ये कहेंगे कि आपको सेक्सुअल लिबरेशन की महिमा मंडन करेंगे, सेक्सुअल फ्रीडम की बातें करेंगे। और युवावस्था में होती है वो, हमारे मन में आकर्षण भी होता है, कई सारी बातें हैं, तो वो बड़ी प्यारी लगती है। ये फिर लगने लगता है कि यार ये मेरे माता पिता इस बात का विरोध कर रहे हैं, मुझे टोकते रहते हैं, डांटते रहते हैं, ये सब तो मेरे दुश्मन है। ये जो सेक्सुअल लिबरेशन की बातें कर रहे हैं, ये मेरे अपने हैं। तो बच्चे अपने आप ही अपने रूट से, कल्चर से, रीति रिवाज और परंपराओं की बात करने वाले जो बुजुर्ग होते हैं या जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग होते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं और ये लिबरल्स, कम्युनिस्ट उनको प्यारे लगने लगते हैं। आप देख लीजिए 2012-13 में
2012 या 13 में शायद एक किसोप लव कैंपेन चलाया गया था भारत के कई सारी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, जेएनयू, जादवपुर वगैरह। कोई भी किसोप लव कैंपेन यूट्यूब पर सर्च करके वो वीडियोज़ देख सकता है। इन बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे जो युवा थे, वो सड़कों पर उतर गए थे कैंपस के अंदर और एक-दूसरे को किस कर रहे थे कि ये जो रूढ़िवादी लोग हैं, ये जो पैट्रियार्कल सोच वाले लोग हैं, इनको हमें उखाड़ फेंकना है और हम एक समाज को लिबरेट कर रहे हैं इन ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के लोगों से। तो ये सड़कों पर आकर एक-दूसरे को किस कर रहे थे। किसी एक को नहीं, पार्टनर को नहीं, 3-3 4-4 लोगों को आपस में एक-दूसरे को किस कर रहे थे। ये किसके लिए? कि हम इन रूढ़िवादी लोगों को सबक सिखाना चाहते हैं। तो ये जो सेक्सुअल फ्रीडम की बातें हम देखते हैं, ये युवाओं को इन्फ्लुएंस करने के लिए ही बार-बार इन थीम्स का उपयोग किया जाता है। इवन जो हम सेक्स एजुकेशन की भी बातें देखते हैं, ओह माय गॉड 2 में हमने वो सब्जेक्ट देखा। देखिए बाहर से बहुत मीठी लगती है ये बातें। बायोलॉजी की क्लास का कोई विरोध नहीं कर रहा। आप खुलकर बात करिए बायोलॉजी के बारे में, गुप्तांगों के बारे में, जो कुछ आपको चर्चा करनी है। पर आप देखिए सेक्स एजुकेशन का जो मुख्य उद्देश्य है, वो सेक्सुअल फ्रीडम की बातें करते हैं। उसमें एलजीबीटीक्यू एजेंडा भी उसके अंडर अंडर आता है। जो अब हम आजकल रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा देख रहे हैं, वेस्ट में उसके कितने भयावह परिणाम देख रहे हैं, वो सारी बातें उसके अंडर आती है। पर बाहर से इमोशनल ब्लैकमेल करके, सुसाइड को रोमांटिसाइज़ करके बच्चों के दिमाग में ये बातें डाली जाती है। उनको अपने रूट्स से, कल्चर से, नेशनलिज़्म से, परिवार से, रीति-रिवाज़ और परंपराओं से दूर किया जाता है। और दक्षिण भारत की आपने बात की, तो मैं फिर से कहूँगा कि तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री में हमें ज़्यादातर ऐसी कल्चरली रूटेड अच्छी फ़िल्में देखने को मिलती है। बाकी तमिल और मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करें, तो उनमें आपको ढेर सारा वोक कंटेंट देखने को मिल जाएगा। जितना बॉलीवुड में दिखता है, उससे भी ज़्यादा ही देखने को मिल जाएगा पिछले 7-8 वर्षों का अगर आप देखेंगे। जैसे कि उदाहरण देना हो तो नेटफ्लिक्स पर कुछ एक तमिल सीरीज़ आई थी पावा कड़ाईगल ही। उसमें भी आपको ये सारी सेक्सुअल लिबरेशन की थीम वगैरह देखने को मिल जाएगी या समाज के नाम से, पेरेंट्स के नाम से छाती कूटना, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो ये जा कहने का तात्पर्य ये है कि जो वोक या वामपंथी फ़िल्म मेकर्स हैं, वो चाहे भारत के हो या कहीं के भी हो या किसी भी इंडस्ट्री के हो, उनके उद्देश्य, उनकी फ़िल्मों की थीम, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न उनका बना हुआ होता है। जी, जी। और इन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। आई थिंक विद दैट विल वाइंड अप। इनकी स्ट्रैटेजी पहले होती थी रीमेक कर लेते थे, अब तो स्ट्रैटेजी पूरी चेंज कर दी है। साउथ की मूवीज़ को जैसे पहले उठाकर उसको रीमेक कर कर अपने हिसाब से मोल्ड कर कर और फिर रिलीज़ करते थे। पर अब ये पूरे प्रोडक्शन हाउस उसी मूवी को खुद ही बना लेते हैं। जी। देखिए अभी तो हम कुछ महीनों पहले तक भी ज़्यादातर फ़िल्मों की जो अनाउंसमेंट हमने देखे, वो ज़्यादातर रीमेक ही हमें सुनने को मिले हैं। उनमें से भी कई सारे रीमेक तो तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री के ही थे और कुछ रीमेक उनमें से ऐसे भी हैं जहाँ पर डायरेक्टर भी उसी मूल तेलुगु फ़िल्म के डायरेक्टर को लिया गया है। जैसे कि कबीर सिंह का मैं उदाहरण दूँ, अर्जुन रेड्डी को संदीप रेड्डी वेंगा ने डायरेक्ट किया था, उसके कबीर सिंह के रीमेक में भी उन्होंने डायरेक्टर वही लिए थे। और भी ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहाँ पर डायरेक्टर तक वो चेंज नहीं कर रहे। फ़िल्म भी वही, कहानी भी वही, डायरेक्टर भी वही और ये केवल अपने प्रोडक्शन हाउस को सामने रखकर, अपने एक्टर्स को चेहरा सामने रखकर वो कंटेंट बस कॉपी कर रहे थे। हालाँकि अभी पिछले 2-3 महीनों में आपने देखा होगा, एक चेंज देखा आपने 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 भी होगा कि अभी इन्होंने सीक्वल्स बनाना शुरू कर दिया है। आवारा पागल दीवाना 2 जिसको सब लोग भूल भी गए थे, अचानक से उनको सीक्वल बनाने की याद आ गई। हेरा-फेरी का भी तीसरा पार्ट अभी वो लेकर के आ रहे हैं। इसके अलावा और भी ओह कुछ माय फ़िल्मों के गॉड! हाँ, तो बहुत सारे ऐसे अभी सीक्वल्स लेकर के इन्होंने शुरू कर दिया है बनाना। तो हमेशा से ही ये एक क्या कहें क्रिएटिव बैंक्रप्सी रही है इस इंडस्ट्री में। पहले रीमेक बनाते थे और अभी सीक्वल बनाने के नाम पर भी ये कचरा ही परोसेंगे और कुछ वो अलग करने नहीं वाले। इवन आप देख लेंगे भूल भुलैया 2 भी आई थी अभी पिछले वर्ष जो बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रही थी। पर कुल मिलाकर इनका जेन्युइन कंटेंट कभी भी हमने नहीं देखा। जब ये जेन्युइन कंटेंट बनाने के लिए जाते हैं, तो फिर वो वोक एक्टिविज़्म बहुत बढ़िया से करेंगे। वहाँ पर वो कुछ परिवार को उखाड़ फेंकना है, पैट्रियार्की को उखाड़ फेंकने की बातें या जो राष्ट्रवाद के विरुद्ध जो कि ऐसी प्रोपेगेंडा कंटेंट है वो ढेर सारा फिर इनसे बनता है और वो नहीं बनाना हो, कुछ मसाला मूवी बनानी हो तो रीमेक करेंगे और उसमें कुछ अपने किसी अपने बड़े कलाकार को एक्टर का चेहरा वहाँ पर लगा देंगे। इसके अलावा ये लोग कभी फ़िल्में ज़्यादा बनाते नहीं हैं। जी, जी। इतनी बढ़िया इंडस्ट्री, इतने अच्छे-अच्छे एक्टर्स, सदियों से लोगों ने याद किया, गाने अभी भी गुनगुनाए जाते हैं। और देखिए कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ आ गए। रशिया में अभी भी ऋषि कपूर, किशोर कुमार और पता नहीं कहाँ-कहाँ के गाने और उस ज़माने के मतलब मैं बोलूँ 80s तक के, 90s तक के भी एक्टर्स को याद किया जाता है। बट ये पिछले क्या 2-3 दशकों में ऐसा हो गया that this industry has been taken over by 3 Khans and Daud Mani and etc कि पूरी खत्म हो गई मतलब जहां से हमारे यहाँ इतने क्या बोलेंगे सुनहरे लोग निकले डायमंड्स आई वुड से इट इज टोटली क्रिएशनलेस नाउ वी हैव रीच्ड अ सैड स्टेट जब हम बात करते हैं बॉलीवुड की
देखिए बॉलीवुड की पूरी इंडस्ट्री अगर हम देखें तो आज जो जनरेशन हम देख रहे हैं वो दूसरी-तीसरी जनरेशन है, जो बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउस भी हम देख रहे हैं। या इवन आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव या अक्षय ज तथाकथित राष्ट्रवादी जो अपने आप को अक्षय कुमार कहते हैं, उनकी भी पिछली कुछ फ़िल्में देख लीजिए। वो लव जिहाद के क्राइम्स को व्हाइट वॉश करना हो या अभी जो प्रोपेगेंडा फ़िल्म, मतलब मैं तो पूर्ण रूप से ऊब चुका हूँ इस इंडस्ट्री से। और आज की जो जनरेशन है वो दूसरी-तीसरी जनरेशन है। जो पहले के जो फ़िल्म मेकर्स थे वो कहीं न कहीं पर अपने रूट से, अपने ग्राउंड से, मिट्टी से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहीं न कहीं पर जीवन में स्ट्रगल देखा था। तो वो उनकी कहानियों में दिखता भी था। भले ही उन्होंने भी हिंदू हिंदू घृणा वाला कंटेंट आपको 70-80s में भी देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर भी सोशलिज़्म की माइंडसेट वाली ढेर सारी फ़िल्में देखने को मिल जाएँगी। पर फिर भी कहीं न कहीं पर जो एक ग्राउंड जो रूट से जुड़े हुए कैरेक्टर्स थे, एक परिवार, पारिवारिक मूल्य या माँ और बेटे के बीच का प्रेम, ये सारी बातें वहाँ पर दिखती थी। पर अभी जो जनरेशन हम देख रहे हैं पिछले 2 दशकों से, वो बिल्कुल एक अपने एयर कंडीशन कमरों में पली बड़ी है। उन्होंने ना कभी ग्राउंड को देखा, ना रूट्स को देखा, ना मिट्टी को देखा, ना मध्यम वर्गीय परिवारों को देखा है, ना गाँवों को देखा है। वो अपने मस्त आराम से पले-बड़े हैं, जो एक हम कहें एक एलीट माइंडसेट है ज़्यादातर, तो उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य बस सेक्सुअल फ्रीडम है। और उन्होंने ज भारत के गाँव को भी वो उतना ही जानते हैं जितना उन्होंने कुछ वामपंथियों की पुस्तकों से पढ़ा है। और उसी के अनुसार वो भारत के गाँव को स्टेरियोटाइप भी करते हैं कि भई यहाँ पर तो जातिवाद के अलावा कुछ है ही नहीं। भारत में गाँव में तो बस दरिंदे लोग ही रहते हैं, ऐसी लाठियाँ लेकर के बैठे रहते हैं और बस दूसरों को मारते ही रहते हैं। इसी प्रकार का इनका गाँव का भी रिप्रेजेंटेशन रहता है, क्योंकि इन्होंने अभी वो देखा ही नहीं है, रूट्स को ये लोग जानते ही नहीं हैं। तो ये जो तीसरी जनरेशन हम देख रहे हैं बॉलीवुड की, इनकी पिछली जनरेशन्स तो कहीं न कहीं पर जुड़ी हुई थी। अभी ये लोग पूर्ण रूप से टूट चुके हैं अपने कल्चर से, अपने रूट से। तो वही हमें फ़िल्मों में भी देखने को मिल रहा है। फिर उनका वही वोक एक्टिविज़्म फ़िल्मों में चलता रहता है। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच प्रतीक भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्रतीक भाई का चैनल है, मैं उसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैट बॉक्स में लिंक कर दूँगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दैट चैनल आल्सो ऑन द अल्टरनेट मीडिया। अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमें फीडबैक देना चाहते हैं, एप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो हम सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस में लिंक्स दिए हुए हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच प्रतीक भाई। जय हिंद। श्रा